हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी की काउंसलिंग क्या होती है, किस लिए होती है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, क्या सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, कौन कौन सी सीट्स एमसीसी की काउंसलिंग में कवर किए जाते हैं, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ के साथ अगर आप स्टेट की भी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो स्टेट टू स्टेट क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और किन किन सीट्स पे आप उन स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही नॉमिनल तरीके से हम लोग इस चीज को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हैं रेडिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। एमसीसी जिसका फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसिल कमिटी, जो कि आती है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ एंड साइंस के अंडर में। ऐसे यूनिवर्सिटीज या ऐसे कॉलेजेस या ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किए जाते हैं या उनकी कुछ सीट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, उसकी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा की जाती है। रिसेंट अपडेट्स में एमसीसी ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया है। 21 ऑफ दिस जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। शेड्यूल का पूरा डिटेल पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एमसीसी में काउंसलिंग के लिए आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है mcc.nic.in पे जाके आप अपने नीट यूजी या नीट पीजी कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक चीज ध्यान देने वाली है कि एमसीसी के अंदर कौन कौन से सीट्स कवर होते हैं। इस चीज को समझते हैं हम लोग पीडीएफ से कि 15% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा मींस जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल हैं, उन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स को ऑल इंडिया कोटा कहा जाता है, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, जिससे कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्टेट के साथ साथ किसी दूसरे स्टेट के भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। इन सीट्स को ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स बोला जाता है। इसी के साथ ऐसे यूनिवर्सिटीज जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। इसी के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, पूरे इंडिया में जितने भी एम्स अवेलेबल हैं, उन सभी एम्स की 100% सीट्स को एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिल किया जाता है। चौथा, जिपमर जो पुडुचेरी और कराईकल में सिचुएटेड है, इनकी सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। इसी के साथ एएमयू, जो कि मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ बीएचयू के साथ बता दिया था। इसके अलावा 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आते हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, जिसमें कि आपका वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी, ईएसआईसी डेंटल कॉलेजेस कवर होते हैं। साथ के साथ डेंटल सीट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, जिसमें कि जामिया मिलिया इस्लामिया कवर होता है, उसकी 100% सीट्स की काउंसलिंग जो है एमसीसी कंडक्ट कराता है। और इसी के साथ इंडिया में 11 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस सिचुएटेड हैं। इन ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीट्स की काउंसलिंग जो है एमसीसी के माध्यम से होती है। रेस्ट 85% को वो अपने स्टेट काउंसलिंग द्वारा ही फिल किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि एमसीसी के थ्रू हम सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा किसी दूसरे स्टेट में या नहीं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट 100% उस स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू ही फिल किए जाते हैं। इसके लिए कोई भी ऑल इंडिया कोटा या एमसीसी काउंसलिंग से इनकी सीट्स अलॉट नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन की। अब ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती हैं आपकी एमसीसी में, इन 15% सीट्स को भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें एससी कैटेगरी में 15%, एसटी कैटेगरी में 7.5%, ओबीसी कैटेगरी में 27%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% और पीडब्ल्यूडी या कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, इसमें 5% सीट्स आते हैं। अब इन रिजर्वेशंस के अलावा जो सीट्स बचती हैं उनको अनरिजर्व्ड सीट कहा जाता है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए शेष बचती हैं। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है, बच्चे सोचते हैं कि 15% सीट, फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं, उसमें से 15 सीट्स एमसीसी में जाती हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि वो 15 सीट पे हम एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है।
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उन 15 में से ये सारे रिजर्वेशन, मतलब कि 15%, 7.5%, 27% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 10% और 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को एक्सक्लूड करने के बाद जो सीट्स बचती हैं उन सीट्स पर ही आप एलिजिबल होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं आपके पास में, उसके अकॉर्डिंग जब आप चॉइस फिलिंग को अरेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंसेस को सेट करते हैं तो एडमिशन होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। रेडिकल एजुकेशन इन्हीं चीजों में आपकी हेल्प करता है। हमारे नीट एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके मार्क्स, आपकी रैंक, आपके कैटेगरी रिजर्वेशन, आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आपकी किसी तरीके के रिजर्वेशन को समझते हुए उसकी सारी स्ट्रेटेजी बनाते हुए हम आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे जिसके बेसिस पे हम आपका पूरा टेक्निकल काम करते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं और इवन एडमिशन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक पॉइंट जो हमसे मिस हुआ जा रहा था जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। पूरे इंडिया में आज की तारीख में 57 मतलब 57 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा की हो या फिर वो एनआरआई कोटा की हो, उन सभी सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा की जाती है। क्योंकि जब ये यूनिवर्सिटीज डीम्ड में कन्वर्ट होते हैं तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इनके सारी फीस के अप्रूवल्स होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही यानी कि एमसीसी के थ्रू ही इनके सीट के अलॉटमेंट और पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है। हम लोग बात कर रहे थे काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी चार्जेस की। एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं तो आपको दो टाइप के पेमेंट्स करने होंगे, एक आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा, दूसरा आपका सिक्योरिटी चार्जेस होंगे। इसके लिए शुरुआत करते हैं, जैसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज थे तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग चूज करते हैं तो आपको एक 5,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। इसी के साथ एक 2 लाख रुपए की आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटी को चूज करता है तो उनको 5,000 नॉन रिफंडेबल प्लस 2 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करना होता है एट द सेम टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं या फिर नेट बैंकिंग से पे कर रहे हैं, चूंकि 3 ही ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के, तो आपकी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट 2,05,000 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए, अदरवाइज पैसा डिडक्ट नहीं होता है। यूजुअली लास्ट टाइम के रजिस्ट्रेशन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं कि सैटरडे संडे बैंक बंद है, ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा नहीं सकते हैं और पेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिस कारणवश कभी कभी बच्चे राउंड 1 की काउंसलिंग से चूक जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान दें, आप लोग अपने बैंक से बात करके अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज करके रखें ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अगर आप ऑल इंडिया कोटा 15% यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, एएफएमसी, ईएसआईसी या सभी एम्स या जिपमर या बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। कुछ कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग के भी एमसीसी में आते हैं। इन ऑप्शंस को जब आप चूज करते हैं तो आपके लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपीज होगी, जो कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होती है। यहीं अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो मात्र 500 रुपए होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपए से शुरू होता है ईडब्ल्यूएस यानी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए। यहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी में, तो आपका सिक्योरिटी जो है वो 5,000 रुपए होगी, जो कि काउंसलिंग खत्म होने के बाद एज इट इज रिफंड आ जाता है। इसी के साथ अगर कोई अनरिजर्व कैंडिडेट ऑप्ट करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एएफएमसी या ईएसआईसी के लिए, तो उनको 1,000 रुपए अतिरिक्त पे करने पड़ते हैं। यहीं कोई अनरिजर्व कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एएफएमसी, ईएसआईसी, दे विल हैव टू पे 1,000 रुपीज एज रजिस्ट्रेशन फीस और 10,000 रुपीज जो कि उनकी सिक्योरिटी होगी, वो 11,000 रुपए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको पे करना पड़ता है। इसमें से 10,000 रुपए या जो भी आपकी सिक्योरिटी जा रही है, 10,000 या 5,000 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो एज इट इज आपके अकाउंट में वापस रिफंड आ जाती है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत से काउंसलर्स या बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से कंसल्टेंट्स ऐसा करते हैं कि वो सिक्योरिटी अपने अकाउंट से जमा कर देते हैं ताकि वो सिक्योरिटी उनके पास वापस आ जाए, जिसकी वजह से पेरेंट्स को कभी कभी परेशान होना पड़ता है।
तो आप लोग ध्यान दें कि सिक्योरिटी अमाउंट को आप अपने अकाउंट से ही जमा करें ताकि काउंसलिंग खत्म होने के बाद वो एज इट इज आपके अकाउंट में ही रिफंड आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फ्लो चार्ट की कि किस तरीके से पूरे काउंसलिंग के पैटर्न को, पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि आप बारीकी से समझ सको कि कब आपके लिए पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, कब आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकेंगे, कैसा कैसा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी रिफंड होगी या फिर आपकी सिक्योरिटी रिफंड फॉरफीट हो जाएगी। जब आप एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, पेमेंट के बाद आपने अपने चॉइसेस सबमिट कर दिए। डिपेंडिंग अपॉन योर सिक्योरिटी आपके पास चॉइसेस के ऑप्शन होंगे। चॉइसेस के बाद में अगर आपको पहले राउंड में सीट मिलती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस सीट को लेंगे या फिर आप उसको छोड़ देंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस फिलिंग, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट होती है तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस सीट को लेंगे या फिर आप उस सीट को छोड़ देंगे। अगर आप उस सीट को ऑप्ट करते हैं तो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा और रिपोर्टिंग के साथ साथ आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब है अब आप सेकंड राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसके बाद में आपको कोई नया कॉलेज अलॉट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। और इन केस आपको अपग्रेडेशन के दौरान कोई नया कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो प्रीवियसली अलॉटेड सीट ही आपको फिर से अलॉट होकर के आ जाएगी, जो कि आपका फाइनल कॉलेज हो जाएगा। इन केस आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद आपका मन बदलता है तो भी आप फ्री एग्जिट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया कि आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है, आप अपने फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप फ्री एग्जिट के लिए एलिजिबल हैं और बाय डिफॉल्ट आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने की या कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या किसी वजह से रह गए थे तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड से कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। उनकी प्रीवियसली पेड सिक्योरिटी के बेसिस पर ही राउंड 2 में आप आगे चॉइस फिलिंग प्रोसीड कर सकते हैं, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे राउंड 2 के लिए उनको अपनी नई सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। बात करते हैं सेकंड राउंड के अलॉटमेंट पे क्या होगा। अब अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट होती है और आपकी वो अपग्रेडेड सीट है तो वो आपका फाइनल राउंड है, आपको उस सीट को रिजर्व करना अनिवार्य होगा। इन केस आप उस सीट को रिजर्व नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफीट कर ली जाएगी। फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट के बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं, आप करते भी हैं तो आपकी 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, जो कि रिफंड नहीं होगी। सेकेंड राउंड अलॉटमेंट के इस फ्लो को इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि सेकेंड राउंड अलॉटमेंट होने के बाद में आपके पास भी 2 ऑप्शन है। अगर आप अपग्रेडेड हैं तो यू मस्ट रिलीव योर राउंड 1 की सीट। आपकी राउंड 1 की सीट को आपको रिलीव करके राउंड 2 के अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। इसके साथ में अगर आप वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अनाउंसमेंट और एग्जिट कर सकता है। आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड राउंड के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन और नई सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। पुराना रजिस्ट्रेशन, पुरानी सिक्योरिटी आपकी राउंड 2 के बाद खत्म हो जाएगी अगर आप अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं तब। अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। अब राउंड 2 अलॉटमेंट के बाद भी 2 ऑप्शंस बनते हैं। सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइंट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड, या आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप रिपोर्ट करते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और अपनी सारी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं तो आप विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। राउंड 3 में भी आप अपग्रेडेशन चूज करके आप प्रोसीड कर सकते हैं अपनी फर्दर काउंसलिंग को। राउंड 1 में अलॉट हुआ, अपग्रेड किया, राउंड 2 में अलॉट हुआ, फिर से अपग्रेड कर सकते हैं कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हुए। अगर आपको पहले और दूसरे राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो बाय डिफॉल्ट आप राउंड 3 की चॉइस फिलिंग की एलिजिबल हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में कर सकते हैं अपनी नया रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी जमा करते हुए। राउंड 3 की बात कर लेते हैं। अब अगर राउंड 3 में आपको सीट नहीं
नहीं अलॉट होती है। नो का मतलब नॉट अलॉटेड, यस का मतलब अलॉटेड। अगर आपको सीट नहीं अलॉट होती है तो बाय डिफॉल्ट आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपको सीट अलॉट होती है एंड अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप एग्जिट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी और आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं एमसीसी की काउंसलिंग में। ठीक है। तीसरा बात क्या है, अगर आप अलॉट हुआ है और आप रिपोर्ट करते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज के साथ में, अगर अपग्रेड हुआ है आपका कॉलेज तो राउंड 2 वाला कॉलेज आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो इनएलिजिबल रहेंगे। थर्ड राउंड के अलॉटेड कॉलेज में जा करके आपको फीस जमा करनी होगी और अपना एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। इन केस आपका फ्रेश अलॉटमेंट है तो भी सेम प्रोसेस होगा। थर्ड राउंड में आप जो है एडमिशन मिलने के बाद, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद में आप वहां से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं और रेजिग्नेशन भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जमा की गई पूरी फीस, आपकी सिक्योरिटी, सब कुछ जब्त हो जाएगा। बात करते हैं स्टे राउंड की। स्टे राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो भी, नहीं है तो भी आप स्टे राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप सारे फॉर्मेलिटीज करते हुए जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, अब आपके पास में 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप वो अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी। इसी के साथ 1 साल के लिए आप नीट के एग्जाम से डिबार कर दिए जाते हैं। आप एग्जाम में ही नहीं बैठ सकेंगे अगर आप 4th राउंड के अलॉटेड इंस्टीट्यूट को एमसीसी के द्वारा छोड़ देते हैं। सेकंड ऑप्शन, अगर आप वहां एडमिशन लेते हैं तो बेसिक प्रोसेस है, यू हैव टू ज्वाइन द सीट विच इज अलॉटेड, और एक बार ज्वाइन करने के बाद आप उसको रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। अब ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से आपको बेसिक आइडिया लग गया है काउंसलिंग के प्रोसेस का और एडमिशन के प्रोसेस का, किस राउंड में कब रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं होगा, कैसे क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं। ये फ्लो चार्ट सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए शो किया गया है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग राउंड 1 अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग राउंड 2 अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह वगैरह, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेजिग्नेशन के प्रोसेस को या रिजाइन के प्रोसेस को डिटेल्ड में ब्रोशर के अंदर समझाया गया है। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से, हमारे Instagram चैनल से, हमारे WhatsApp चैनल से जुड़े रहें ताकि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहें कि कब एमसीसी अपना ब्रोशर रिलीज कर रहा है, कब आप ये बारीक इंफॉर्मेशन रेजिग्नेशन से रिलेटेड या आपकी रिफंड या फिर आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जमा की हुई फीस को आप किस टाइम तक रेजिग्नेशन करने पे वापस ले सकते हैं। इन सभी रूल्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है आपसे हमारा इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेट्स की काउंसलिंग की। अब आप लोग समझिए कि 15% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की, 15% सीट्स तो आपके एमसीसी में चले गए, बचे 85%। 85% सीट्स की काउंसलिंग उस स्टेट के द्वारा होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और प्राइवेट कॉलेजेस जो कि एमसीसी के अंडर में नहीं आते हैं या फिर डीम्ड नहीं है, ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उन सभी प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स को स्टेट काउंसलिंग के द्वारा फिल किया जाता है। इस चीज को हम लोग पीडीएफ से समझते हैं। आप लोग देखिए, स्टेट काउंसलिंग में भी 2 तरीके के स्टेट्स होते हैं, ओपन स्टेट्स और क्लोज स्टेट्स। ऐसे स्टेट्स जो आउटसाइड स्टेट या फिर आउटसाइड डोमिसाइल बच्चे को अपने स्टेट में, अपने राज्य में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम के लिए सीट्स को ऑफर करते हैं, उन स्टेट्स को ओपन स्टेट्स कहते हैं, या ऐसे स्टेट जो कि ऐसा अलाउ नहीं करते उनको क्लोज स्टेट्स कहते हैं। आप इस चीज की डिटेल पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन पे दी है कि कौन से ओपन स्टेट्स हैं, कितने % ओपन है, कितने % सीट्स पे रिजर्वेशन चलता है, नहीं चलता है, इसकी आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजन से भरा टॉपिक है कि कौन से स्टेट्स ओपन है, कौन से क्लोज हैं, ओपन होने पे भी क्या रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, क्लोज होने पे आपको किन बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, साथ के साथ दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, सिक्योरिटी चार्जेस क्या है और किस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूं जहां आपको बहुत ही आसान भाषा में ओपन स्टेट्स और क्लोज स्टेट्स का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। बेसिक है, स्टूडेंट का आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट एक तो उस स्टेट के ब्रोशर में रिलीज किए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। दूसरा, ये आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए।
आप लोग ब्रोशर को बारीकी से पढ़ें। लास्ट में क्या होता है, जब बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको लगता है मैंने तो फरवरी में ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था या मार्च में ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया था, तो उसमें हमको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको वो डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए। साथ के साथ आपका डोमिसाइल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन केस आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉल करते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स के लिए आपको गवर्नमेंट के निर्धारित सेंटर पे जाके अपना पीडब्ल्यूडी एग्जामिनेशन, मतलब अपना फिजिकल टेस्ट कराना होता है। उस एग्जामिनेशन, उस टेस्ट को करने के बाद आपको एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनता है। वही सर्टिफिकेट सिर्फ आपके एमबीबीएस एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का व्हाइट कार्ड, व्हाइट कलर का कार्ड होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो या फिर आपके जिला स्तर का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या वो व्हाइट कार्ड, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसका फॉर्मेट आपके ब्रोशर्स के लास्ट में अटैच होता है, या फिर आप हमारे काउंसलर्स को कॉल करके उनसे ले सकते हैं। अगला आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। हालांकि जैन माइनॉरिटी में, सिख माइनॉरिटी के लिए और तो और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनता है जिसको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बोलते हैं। इस सर्टिफिकेट को आप बनवा के रखें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कभी कभी ये डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। अब बात करेंगे काउंसलिंग अथॉरिटीज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और काउंसलिंग की सिक्योरिटी का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या उनकी काउंसलिंग अथॉरिटी है, क्या उनके रजिस्ट्रेशन फीस है और किस कॉलेज के लिए कितनी सिक्योरिटी आपको जमा करनी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग upneet.gov.in के थ्रू होती है, जिसको आप वेबसाइट खोलेंगे तो ऑरेंज कलर का वेबसाइट यूपी नीट ऊपर लिखा होगा 2025। यहाँ पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसी के साथ गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप ऑप्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज मतलब आप यूपी का डोमिसाइल हैं, तो आपकी 30,000 रुपए सिक्योरिटी लगेगी एमबीबीएस बीडीएस के लिए। लेकिन प्राइवेट मेडिकल और प्राइवेट डेंटल के लिए साइमल्टेनियसली 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आपको चार्ज किया जाता है। दूसरा स्टेट है बिहार। बिहार की काउंसलिंग bceceboard.bihar.gov.in से होती है। इसके साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1200 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके 1200 रुपए होंगे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी यानी एससी, एसटी और डिसेबिलिटी कोटा के लिए 600 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1200 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा। इसी के साथ 10,000 रुपए सिक्योरिटी आपकी लगती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। सिक्योरिटी चार्जेस में अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 10,000 रुपए, एससी, एसटी और ईबीसी या फिर बीसी कैंडिडेट के लिए 5,000 रुपए सिक्योरिटी। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब आप ऑप्ट करते हैं तो आपको एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपए और डेंटल के लिए 50,000 रुपए की सिक्योरिटी देनी होती है। और प्राइवेट कॉलेजेस को ऑप्ट करने में सिक्योरिटी चार्जेस को कैटेगरीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अगला स्टेट हम लोग है, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो कि 50% ओपन स्टेट है, यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए आपको हेमवती नंदा बहुगुणा यूनिवर्सिटी के थ्रू काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होता है, जिनका ऑफिशियल वेबसाइट है hnbumu.ac.in। रजिस्ट्रेशन के लिए 6,500 रुपए आपको देना होगा सभी कैटेगरीज को। और उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 रुपए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 50,000 रुपीज फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी ऑफ उत्तराखंड डोमिसाइल ओनली बच्चों को देना होगा। साथ के साथ कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट मेडिकल और डेंटल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेट हमारा सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो राउंड 1 और राउंड 2 में क्लोज रहता है, मतलब कि पहले राउंड और दूसरे राउंड में सिर्फ स्टेट के अंदर का बच्चा ही काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ वही बच्चा एप्लीकेबल होगा। बाहर का बच्चा सेकेंड राउंड से पहले पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, मतलब थर्ड राउंड में आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब ये थर्ड राउंड से ओपन हो जाता है, ठीक है। यहां रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने काउंसलिंग बॉडी लिखा हुआ है rajugneet2024.org। आप यूआरएल पे ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम पे ये 2025 हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए, इस चॉइस फिलिंग के लिए या 2025 में एडमिशन के लिए ये 2025
5 हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को 2500 रुपए, SC ST STA डोमिसाइल ओनली को 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन देना होता है। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की सिक्योरिटी चार्जेस की। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे उन बच्चों को जो कि अनरिजर्व, EWS, SC ST STA OBC और MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ 10,000 रुपए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप के BDS कॉलेज को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो मात्र 10,000 रुपए सिक्योरिटी आपको जमा करनी होगी। लेकिन अगर आप राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा सीट, राजस्थान में क्या है ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी मैनेजमेंट कोटा सीट होती है जिनकी फीस 9,13,000 रुपए होती है। उस सीट के लिए अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी आपको पे करनी होगी। आप NRI या फिर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, समझिए NRI सीट चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज की हो या प्राइवेट कॉलेज की हो, या फिर आप किसी भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की सीट के लिए MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब आप सिक्योरिटी के इस बढ़ते अमाउंट से आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 लाख सिक्योरिटी जमा की या 5 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा की, वो बाय डिफॉल्ट उससे नीचे वाली सिक्योरिटी मतलब कि 10,000 वाली सिक्योरिटी, 50,000 वाली सिक्योरिटीज के थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाते हैं। अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा जो कि 50% ओपन स्टेट है, यहां पे एडमिशन के लिए आपको dmer.haryana.gov.in जो कि हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी कॉलेजेस के लिए आपको 2,500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को, और 1,250 रुपए रिजर्व कैटेगरी मतलब कि SC OBC EWS PWD बच्चों को 1,000 रुपए का। यहीं पे अगर आप NRI सीट ऑप्ट करना चाहते हैं या NRI सीट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए फॉर रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। इसी के साथ हरियाणा में सिक्योरिटी चार्जेस गवर्नमेंट और मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए 10,000 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को और 50,000 रुपए रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को देना होता है। प्लस अगर आप प्राइवेट मेडिकल और प्राइवेट डेंटल कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात जो कि एक क्लोज स्टेट है। हमने इस वीडियो में मेजरली वो स्टेट्स कवर किए हैं जो कि सबसे ज्यादा कंसर्न में रखे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों की इन स्टेट्स के लिए हमारे पास क्वेरीज आती हैं, तो हमने डिसाइड किया था कि हम उन स्टेट्स को ही कवर करें। इसके अलावा भी आपको किसी और स्टेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, कॉलेजेस, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमारे नीट एक्सपर्ट काउंसलर से कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात एक क्लोज स्टेट है। यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट है MEDADM मेड एडमिशन medadm.gujarat.org। इसी के साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1,000 रुपए देना पड़ता है, प्लस सिक्योरिटी 10,000 रुपए देनी पड़ती है, चाहे आप गवर्नमेंट MBBS या गवर्नमेंट BDS के लिए कॉलेज चूज करें या फिर प्राइवेट MBBS BDS ऑप्ट करते हो। अगला स्टेट है महाराष्ट्र जो कि ओपन है फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स ओनली। इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स जो कि आखिरी राउंड में सेकेंड सीट बचते हैं उसको महासीटी जो महाराष्ट्र का काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो उनको कॉलेज को हैंड ओवर कर देता है ताकि वो इंस्टीट्यूशनल कोटा राउंड में पार्टिसिपेट किए हुए बच्चों को डायरेक्टली अलॉट कर सकें। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको medical2024.mahacity.org पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। 2025 के लिए इनके इस वेबसाइट में 2005 का एक चेंज देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1,000 रुपए देना होता है फॉर स्टेट कोटा, 5,000 रुपए फॉर मैनेजमेंट कोटा एंड 6,000 रुपीज फॉर बोथ। अगर आप 5,000 रुपए जमा करेंगे तो आप इंस्टीट्यूशनल कोटा IQ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं फॉर स्टेट कोटा सीट्स के लिए, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो 50,000 रुपए सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी जो कि रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक मेजर स्टेट जो बहुत ज्यादा कंसर्न में, बहुत ज्यादा सवालों में रहती है, ऐसी स्टेट का नाम है कर्नाटका। कर्नाटका की काउंसलिंग बॉडी है cetonline.karnataka.gov.in, जिसको आप KEA सर्च करेंगे तो आप ऊपर फुटर में नीट UG के सेक्शन में जाकर के भी
आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, वहीं से इनका सारा काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 750 रुपए यहाँ पे करने पड़ते हैं। SC ST कैटेगरी 1 PWD जनरल मेरिट 2A 2B 3A 3B कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए 5000 रुपए फॉर NRI वार्ड, NRI OCI PIO फॉरेन कैंडिडेट्स नेशनल के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा। इसी के साथ कर्नाटका में राउंड 1 में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन राउंड 2 में आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होती है। आई होप बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगा होगा। आपकी कुछ कंसर्न्स, कुछ क्वेरीज इससे जरूर सॉल्व हुए होंगे। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे किसी तरीके का कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ना मिस हो। और तो और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम अपने इंस्टाग्राम चैनल, हम अपने व्हाट्सएप चैनल, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप नंबर नहीं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रहे हैं। आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर नोटिफिकेशन, रेगुलर इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आप अपनी काउंसलिंग को सही तरीके से कर सकें। और क्या होता है ना कि जब इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, इंपॉर्टेंट डेट्स मिस हो जाती है ना, तो फिर वो पूरा राउंड ही मिस हो जाता है। एक स्टेप मिस हुआ तो पूरा राउंड खत्म, फिर आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। अब सेकेंड राउंड के लिए भी क्या होता है बच्चों की, स्टेट टू स्टेट रूल्स अलग अलग होते हैं। हर एक स्टेट सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करता है। स्टेट टू स्टेट ये रूल्स अलग अलग हैं, तो इन सभी चीजों से आप लोग इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रह जाएं। तो चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, या फिर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लें, सो दैट कि आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन प्रिसाइज डेटा के बेसिस पे और अच्छी हो सके। थैंक यू आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप स्माइलिंग।